चलो अब अगला अभ्यास का नोट, प्रश्नावली 5D शुरू करो। प्रश्नावली 5D, डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता। लिखना है तो उसी में लिखो, नहीं तो इसी में लिखो जहां तुम्हारी मर्जी, लेकिन वो रख के रहना है 11 वाला, क्योंकि 11 वाला तो तेरा पूरा फिर से यहाँ पे बताएंगे नहीं। क्या लिखे? हेडिंग लिखो, अवकलज या अवकल गुणांक। अवकलज या अवकल गुणांक। अवकलज या अवकल गुणांक हो गया। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, DERIVATIVE। आर डिफरेंशियल, DIFFERENTIAL। कोफिशिएंट, COFFICIANT। हो गया। तो अवकलज हम लोग पढ़ चुके हैं। अवकलज होता क्या है? क्या है अवकलज? जैसे अगर हम कहें कि एक गाड़ी का वेग था प्रारंभ में 20 किमी प्रति घंटा, 5 घंटे के बाद उसका वेग हो गया 50 किमी प्रति घंटा, तो उसके चाल में परिवर्तन की दर क्या थी? उसकी चाल में परिवर्तन की दर क्या थी? नहीं, उसकी चाल में परिवर्तन की दर पहले 20 था ना, 5 घंटे बाद कितना हुआ? 50। मतलब 5 घंटे में परिवर्तन कितना है? 5 घंटे में कितने किलोमीटर का परिवर्तन आया? 30 किलोमीटर का परिवर्तन आया ना। तो 1 घंटे में कितने का परिवर्तन आया? 6 किलोमीटर का। तो वही उसके परिवर्तन की दर है 6 किमी प्रति घंटा। समझ गए? तो जो अवकलन होता है, अवकलन भी हमें परिवर्तन की दर ही बताता है। अवकलन हमें क्या बताता है? परिवर्तन की दर। तो यहां पर तो सामान्य रूप से हम 2 चरों की चर्चा करते हैं, एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। पढ़ चुके हो? स्वतंत्र चर को सामान्य रूप से x मानते हैं, परतंत्र चर को y मानते हैं, परंतु यह अति आवश्यक नहीं है कि तुमको स्वतंत्र चर को x मानना है और परतंत्र चर को क्या मानना है? y मानना है। ये चीज को याद रखे रहना। हो जाएगा ना? तो हम क्या करते हैं ये देखो। सबसे पहले मानते हैं किसी फलन y बराबर fx में, किसी फलन y बराबर fx में, ये y बराबर fx लिखने का अर्थ क्या है? y बराबर fx लिखने का अर्थ क्या है? नहीं, इसमें कौन स्वतंत्र है, कौन परतंत्र है? जिसके बराबर लिखा गया वो परतंत्र चर है और जिसमें लिखा गया वो स्वतंत्र चर है। क्योंकि अगर मान लो हम लिखते हैं y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें किसका मान रखने पर दूसरे फलन का मान आसानी से मिल जाएगा? मतलब 2 चर है ना इसमें, एक y है और एक क्या है? x है। तो y का मान रखोगे तो x का मान आसानी से मिल जाएगा तुम्हें? नहीं मिलेगा। द्विघात समीकरण बनेगा और उसे हल करना पड़ेगा, वो भी पता नहीं हल होगा कि नहीं। लेकिन अगर हम इसमें x की वैल्यू रखें तो y की वैल्यू हमको आसानी से मिल जाएगी, मिलेगी। तो किसी फलन में
ऐसा चर पद जो दूसरे चर पद पर निर्भर करता है, अर्थात y का मान निर्भर किस पर कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है। x की वैल्यू रखेंगे तो हमको y का मान आसानी से मिल जाएगा ना। तो क्या किसी बहुपद में वह चर पद जिसका मान किसी दूसरे चर पद पर निर्भर करता है क्या कहलाता है, परतंत्र चर कहलाता है। क्या कहलाता है, परतंत्र चर। और शेष बचा दूसरा चर पद क्या कहलाएगा, स्वतंत्र चर पद। अर्थात जिस चर पद पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र चर पद कहेंगे, और जो चर पद निर्भर करता है उसे हम क्या कहेंगे, परतंत्र चर कहेंगे। तो दो चीजें होती हैं यहाँ पे। तो परिवर्तन किसमें आएगा, एक चीज सोचो, x को तो तुम बदलोगे, x का मान तुम रखोगे ना, y का मान तुमको मिलेगा। अगर x का मान तुमने 1 रखा तो कुछ और मिलेगा, x का मान तुमने 2 रखा तो कुछ और मिलेगा ना। तो 1 और 2 रखने में जो परिवर्तन आया उसे ही हम परिवर्तन की दर कहेंगे ना। तो x का मान 1 और 2 रखने पर किसका मान परिवर्तित हो रहा है, y का मान। तो y के मान में परिवर्तन की दर को हम अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकलज या अवकल गुणांक। और वो परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है ना। तो पूरा हमारा निकल गया कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को अवकलज या क्या कहते हैं, अवकल गुणांक कहते हैं। ध्यान देना, अब x क्या था, स्वतंत्र चर, y क्या था, परतंत्र चर। तो एक तरीका और हो सकता है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं। हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिखते हैं, लिखो इसमें, किसी फलन y बराबर fx में, किसी फलन y बराबर fx में किसी फलन y बराबर fx में स्वतंत्र चर x के सापेक्ष, स्वतंत्र चर x के सापेक्ष स्वतंत्र चर x के सापेक्ष परतंत्र चर y, परतंत्र चर y हो गया, में परिवर्तन की दर को, में परिवर्तन की दर को में परिवर्तन की दर को x के सापेक्ष, x के सापेक्ष x के सापेक्ष हो गया, y का अवकलज या अवकल गुणांक, y का अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं हो गया जी। ये चीज को ध्यान में रखना है। इसे देखो किस किस से तुम प्रदर्शित कर सकते हो। पहले तो हमने कहा x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक है ना। तो क्या होगा, x नीचे रहेगा और y ऊपर रहेगा और दोनों के सामने क्या लगेगा, d। हो गया। इसे पढ़ते हैं हम ddx ऑफ y। जल्दी जल्दी में तो dy dx भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, ddx ऑफ y। अर्थात कहने का मतलब इसको लिखा इस तरह से जाएगा, ddx और ब्रैकेट में क्या, y। हो गया।
ddx ऑफ y, या देखो यार y बराबर fx भी है ना, तो यार ddx ऑफ, इसको fx भी लिख सकते हो, ddx ऑफ क्या लिख सकते हो, fx लिख सकते हो, या f डैश x लिख सकते हो, ये याद रखते रहना। उसके बाद y1 इसको लिखा जा सकता है, अर्थात y के नीचे एक लिखा गया, इसका अर्थ है कि इसका एक बार अवकलन किया गया है, ठीक है। उसके बाद या इसे y डैश से भी प्रदर्शित करते हैं, मतलब y के ऊपर एक डैश लगा, इसका भी अर्थ है कि इसका एक बार अवकलन किया गया है, हो जाएगा ना। इन चीजों को ध्यान में रखना। तो कहां लिखे भी, इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना, लिखो, ये लिखना ddx ऑफ y, ddx ऑफ y ddx ऑफ y या dy dx या dy dx, हो गया ना। ब्रैकेट में इसको लिख लेना, क्या पढ़ते हैं, ddx ऑफ y पढ़ते हैं, ddx ऑफ y, हो गया। उसके बाद या करके इसको लिख लो, ddx ऑफ fx या f डैश x या y1 या y डैश या y डैश, हो गया। नीचे लिख लेना काली पेन से, इन सब का अर्थ है, इन सब का अर्थ है इन सब का अर्थ है फलन y बराबर fx का, फलन y बराबर fx का x के सापेक्ष, फलन y बराबर fx का x के सापेक्ष एक बार अवकलन, एक बार अवकलन, एक बार अवकलन, हो गया। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो इन सब का अर्थ पता चल गया हमें, अवकलज का भी परिभाषा पता चल गई कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में परिवर्तन की दर को स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं, ठीक है, ये याद रखते रहना। इस dy dx का अर्थ क्या होगा, dy dx का अर्थ, इसमें तुम अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और कर किसका रहे हो, y का, जो नीचे है उसके सापेक्ष कर रहे हो, जो ऊपर है उसका कर रहे हो, ठीक। नीचे के इंडिकेट पॉइंट में लिख लो, इसका अर्थ है, मतलब dy dx लिखो और उसके आगे लिखो इसका अर्थ है, इंडिकेट पॉइंट में dy dx, उसके बाद आगे लिखना इसका अर्थ है कि x के सापेक्ष y का एक बार अवकलन, x के सापेक्ष y का एक बार अवकलन। नीचे लिखो कुछ विशिष्ट फलनों के अवकल गुणांक,
हेडिंग कुछ विशिष्ट फलनों के अवकल गुणांक कुछ विशिष्ट फलनों के अवकल गुणांक हो गया ना। इसमें लिखेंगे शुरू करो, फटाफट लिखना। पहला नंबर लिखो। पहला नंबर अचर पद C का अवकल गुणांक। अचर पद C का अवकलज लिख लो। अवकल गुणांक लिखने की जरूरत नहीं, अवकलज लिख लो। अचर पद C का अवकलज हो गया ना। तो अब देखो, हमने देखा अभी कि इस अवकल गुणांक को इस तरह से भी एक बार प्रदर्शित किए हम लोग, किए ना। तो हमारे पास इसकी जगह पे एक अचर पद है, क्या है, C। तो ddx आप क्या लिख सकते हैं, इसको C लिख सकते हैं ना। अब हम तुमसे पूछे किसी अचर पद में परिवर्तन की दर क्या है, तो बताओ। शून्य। क्यों क्यों शून्य है? अरे सीधी सी बात समझ सकते हो, अचर पद एक स्थिरांक होता है, स्थिरांक में कोई परिवर्तन होता है। अगर हम कह दें एक कार यहां से प्रतापगढ़ तक एक निश्चित वेग से जा रही है और उसका निश्चित वेग था 40 किमी प्रति घंटा, मतलब यहां से चलना शुरू की 40 किमी प्रति घंटा पे, वहां पहुंची भी 40 किमी प्रति घंटा पे, तो परिवर्तन कितने का हुआ? 0 का परिवर्तन हुआ ना। क्यों हुआ? क्योंकि हमने कहा था वो निश्चित वेग से जा रही। क्या कहा हमने? वो एक निश्चित वेग से जा रही है। कितने वेग से? 40 किमी प्रति घंटा के वेग से जा रही है। तो जब किसी भी चीज को निश्चित कर दिया जाता है या कांस्टेंट कर दिया जाता है या स्थिरांक बना दिया जाता है, तो उसमें परिवर्तन की दर शून्य हो जाती है, क्योंकि उसमें परिवर्तन होता ही नहीं है। ध्यान में रखे रहना, स्थिरांकों में कभी परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए तो हम स्थिरांकों की वैल्यू याद करते हैं। आर की वैल्यू क्या याद की है? नहीं आर का याद किए। यस की वैल्यू क्या याद की है? 0। ठीक है ना। इतना हमने इसको याद किया है। तो क्या आज हम 0.0821 याद कर रहे हैं, कल 0.822 याद करेंगे? हैं? अगले दिन 823 याद करेंगे कि रोज रोज एक परिवर्तन हो रहा है? ऐसा हुआ तो अगली पीढ़ी में हम लोग उसको 2-400 पहुंचा देंगे यश के मान को। होगा कि नहीं? ऐसा होगा। तो इसका मतलब वो स्थिरांक है, चाहे आज पढ़ो चाहे 100 साल बाद पढ़ो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो उसके परिवर्तन की दर क्या होगी? शून्य होगी। समझ गए? ये याद रखे रहना। तो कोई भी अचर पद है तो उसका परिवर्तन की दर क्या होती है? शून्य होती है। ये पहला नंबर हो गया। सूत्र लिखना, ये सब काली पेन से लिखते जाना फटाफट। यही 18 फॉर्मूले पकड़ लिए, तो इन 18 फॉर्मूलों से ddx ऑफ C बराबर क्या आ गया? 0 हो गया ना। फिर तीसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर x की पावर n, x की पावर n का अवकलज, मतलब x की घात n का अवकलज, का अवकलज, इसका देखो क्या होगा? ddx ऑफ x की घात n, ddx ऑफ x की घात n। ध्यान से देखना, इसकी घात आगे आएगी और घात में से एक घट जाएगा। n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो गया। घात अर्थात n आगे आ गई, n में से एक घट गया। हो गया ना। उसके बाद लिखो तीसरा नंबर,
e की पावर x, e की पावर x का अवकलज, का अवकलज हो गया। तो देखो डी डी एक्स ऑफ e की पावर x बराबर वही होता है, e की पावर x से ही होता है। हो गया, नोट कर लो इसको। जल्दी जल्दी करो, धो देंगे अभी तुम लोग। हो गया। 4 नंबर 4, a की पावर x का अवकलज, a की घात x का अवकलज, का अवकलज कोष्ठक में लिख देना, जहां a कोई अचर है, जहां a कोई अचर है, अचर मतलब 2, 3, 4, 5, 6, जैसे 2 की घात x का अवकल गुणांक आ सकता है, 5 की घात x का आ सकता है, 10 की घात x का आ सकता है, ये सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन घात ऊपर x ही रहेगा। तो इसका अवकलज क्या होता है, देखो a की घात x ही लिखते हैं और log बेस e a लिखते हैं, नीचे बेस e और ऊपर a। हो गया ना। उसके बाद लिखो log बेस e x का अवकलन, log बेस e x नीचे की साइड में रहेगा और x थोड़ा ऊपर की साइड में रहेगा। log बेस e x का अवकलन हो गया। अवकलन नहीं जी, अवकलज लिखना है, अवकलज। तो डी डी एक्स ऑफ log बेस e x बराबर इसका होता है 1/x। क्या होता है? 1/x। हो गया। फिर लिखो log बेस ax का अवकलन, log बेस ax का अवकलज, log बेस ax का अवकलज। हो गया ना। देखो क्या होता है, बेस a और e में फर्क है। अब बेस a, जहां a कोई अचर है, ठीक है ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार तुमने लिख दिया हो गया। ध्यान से देखो इसका क्या होता है, इसकी तरह तो 1/x इसका भी होता है, लेकिन इसमें log बेस e a का गुणा भी हो जाता है। ये है, ठीक है। log बेस a e। अब यहां पे देखो इस वाले सवाल में, ऊपर वाले में यहां दे रहा है, तो सूत्र इसी की तरह बनता है। यहां भी e लिखते तो e का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो केवल क्या बचता है, 1/x। इसीलिए कहा गया कि log बेस e x का अवकलज कितना होता है, 1/x होता है। तो यहां पे ये लिख लो डी डी एक्स ऑफ log बेस a x बराबर 1/x इंटू log बेस a e। हो गया। अगला नंबर लिखो। अब अगला नंबर हो गया इतना। अब लिखो साइन x का अवकलज, साइन x का अवकलज। हो गया। तो देखो डी डी एक्स ऑफ साइन x बराबर क्या होगा, cos x।
डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स हो गया। फिर लिखो कॉस एक्स का अवकलज, कॉस एक्स का अवकलज कॉस एक्स का अवकलज क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स हो गया। फिर लिखो टेन एक्स का अवकलज, टेन एक्स का अवकलज, टेन एक्स का अवकलज डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। फिर लिखो कॉट एक्स, कॉट एक्स का अवकलज, कॉट एक्स का अवकलज हो गया, कॉट एक्स का अवकलज डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। उसके बाद लिखो सेक एक्स का अवकलज, सेक एक्स का अवकलज, सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू सेक एक्स का अवकलज, कॉसेक एक्स का अवकलज डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, टू कॉट एक्स हो गया। साइन इनवर्स एक्स का अवकलज, साइन इनवर्स एक्स का अवकलज प्लस एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना। फिर लिखना कॉस इनवर्स एक्स का अवकलज, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलज कॉस इनवर्स एक्स का अवकलज हो गया। ये लिखो डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर टेन इनवर्स एक्स का अवकलज डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स
इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कॉट इनवर्स एक्स का अवकलज, कॉट इनवर्स एक्स का अवकलज, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स का अवकलज, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, फिर कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलज, कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलज, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। हो गया ना। ये सब तुम्हारे अवकल गुणांक हैं। कितना हो गया? 18। तो ये 18 अवकल गुणांक है। इसको याद रखते हो तो सब अवकलन तुम्हारा हो जाएगा, तब इसी आधार पे होंगे। ठीक है ना। अब कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। चलो इन फॉर्मूलों को कल ही शुरू करेंगे।